हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2021 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 12 सितंबर 2021 को। यहाँ हम पेपर का कोड P2 डिस्कस करेंगे और ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे जाए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिए। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA आयन इज। यहां पे जो हेक्साडेंटेड लिगेंड EDTA होता है उसके बारे में बात की गई है। तो एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA आयन है। आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज ट्राइडेंटेड लिगेंड विद 3N डोनर एटम्स। सेकंड ऑप्शन सेज hexadentate ligand with 4O and 2N donor atoms. Third option says unidentate ligand and fourth option says bidentate ligand with 2N donor atoms. अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ध्यान से पढ़ा है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि EDTA जो है वो एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, जिसमें 4 डोनर ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक बार आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या कहा है एक्सप्लेनेशन में। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA ion is a hexadentate ligand having 4 donor oxygen atoms and 2 donor nitrogen atoms. EDTA में 4 डोनर ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। एक बार इसकी स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं ध्यान से। तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, यह है सेंट्रल मेटल एटम M और यहाँ पे जो 4 एसीटेट आयन है उनके पास 4 डोनर ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है डायमीन जैसा कि है। तो 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो EDTA कंप्लीट है ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, जिसमें 4 डोनर एटम 4 एसीटेट आयन से आते हैं और 2 डोनर एटम 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई EDTA की करेक्ट स्ट्रक्चर, जो कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इजी क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 हाइड्रोकार्बन यूनिट से एल्कीन चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द मेजर प्रोडक्ट formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2ene. This product formation is based on। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है 2-ब्रोमोपेंटेन की, वहां से आपको मेजर प्रोडक्ट पेंट2इन मिलता है। ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन से रूल के बेसिस पे हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन हक्कल रूल, सेकंड ऑप्शन सेटजेफ रूल, थर्ड ऑप्शन हुंड्स रूल और फोर्थ ऑप्शन हॉफमैन रूल। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हक्कल रूल एरोमेटिसिटी के लिए होता है। हुंड्स रूल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। तो फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल गलत है। सेकंड और फोर्थ में से आंसर हो सकता है सेटजेफ और हॉफमैन, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेटजेफ रूल, क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे पेंट2इन, वो सेटजेफ रूल से समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है 2, सेटजेफ रूल इज करेक्ट। अब एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2ene। इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। तो देखिए इसका मैकेनिज्म is pent2ene because according to Sedgwick rule in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom। क्या मतलब हुआ इसका कि Sedgwick रूल के हिसाब से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगी जिसमें ज्यादा संख्या में एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। अब एक बार हम दिए गए रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं।
तो देखिए ये आपका हो गया रिएक्टेंट 2 ब्रोमोपेंटेन। जब आप अल्कोहलिक क्यूएच लेके बेसिक मीडियम में जब आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पेंट 2 इन और पेंट 1 इन। पेंट 2 इन में आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल जुड़ा है और एक यहाँ पे इथाइल जुड़ा है। तो ऑब्वियसली पेंट 2 इन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे 81% क्वांटिटी में बनता है। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, वन इज मिथाइल एंड अदर इज इथाइल। जबकि आप यहाँ बात करें पेंट 1 इन की, तो ये 19% बनता है। ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है जो कि है एन प्रोपाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेंट 2 इन मेजर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जैसा कि सेटजर रूल में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मॉडरेट क्वेश्चन था ये। अगर आपने रूल पढ़ रखा है और आपको इसका आइडिया है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 72 समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 एक इजी क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर से पूछा गया, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। क्या कह रहा है जरा देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन है 78% और रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो हाइड्रोजन का है। और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शंस एक बार बात कर लेते हैं, फिर इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन CH4, सेकंड ऑप्शन CH, थर्ड ऑप्शन CH2, फोर्थ ऑप्शन CH3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, दैट इज CH3 इज द राइट आंसर। अभी कैसे आया तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपके पास यहाँ पे दो एलिमेंट की बात की गई है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का मास परसेंटेज दे रखा है 78 और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आपने 78 को 100 में से माइनस कर लिया तो आ गया 22। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 78 को 12 से डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन, और हाइड्रोजन को 1 से, जो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज है 22, उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो 78 को 12 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 6.5। 22 को 1 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 22। अब हम मोल रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो हमको निकालना होता है। तो 6.5 जो लीस्ट वैल्यू है उसको डिवाइड किया 6.5 से और 22 को भी डिवाइड किया 6.5 से। तो कार्बन के लिए 6.5 को 6.5 से डिवाइड करने पर आंसर आ गया 1, दैट इज मोल रेशियो इज 1। और हाइड्रोजन के लिए 22 को 6.5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3.38। और क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 5 से कम है तो 3 ही रह जाएगा, सो इट इज नियरली इक्वल टू 3। तो मोल रेशियो कार्बन के लिए आया 1 और हाइड्रोजन के लिए आ गया 3। अब आगे देखिए ध्यान से, तो हम ये कह देंगे बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन द पॉसिबल एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH3। कार्बन के लिए है 1 मोल रेशियो, हाइड्रोजन के लिए मोल रेशियो है 3, सो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने कर लिया होगा और उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे बेस्ड। क्या कह रहा है जरा देखिए। द pKb ऑफ डाइमेथिलामीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is। देखिए जरा एक बार ऑप्शन, फिर आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 6.25, सेकंड ऑप्शन 8.50, थर्ड ऑप्शन 5.50 और फोर्थ ऑप्शन 7.75। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, दैट इज 7.75। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि pH 7.75 कहां से आया। तो देखिए ध्यान से, डाइमेथिल अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हुज pH कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि जिस सॉल्ट की बात की जा रही है वो किस कैटेगरी का सॉल्ट है। तो यहां पे जो डाइमेथिल अमोनियम एसिटेट की बात हो रही है, ये सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, जिसका pH कैलकुलेशन किया जाता है। फॉर्मूला है उसका pH इज इक्वल टू 7 + हाफ ब्रैकेट में pKa माइनस pKb। pKa जो वीक एसिड का है वो क्वेश्चन में गिवन है, pKb जो वीक बेस का है वो भी गिवन है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो pH इज इक्वल टू 7 + हाफ
pKa दे रखा है 4.77 और pKb दे रखा है 3.27। वैल्यूज पुट कर दिया आपने, सॉल्व किया तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू 1.50 आंसर आ गया। 1.50 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा फर्दर सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू 7 प्लस 0.75 विच कम्स आउट टू बी 7.75। ओके, तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ जो कह रहा है 7.75 है इस वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की pH। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड आयनिक इक्विलिब्रियम से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। आपके ऑप्शन है चेन इन बोथ, चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली, लीनियर इन बोथ एंड डाइमर एंड लीनियर रेस्पेक्टिवली। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा है कि सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, वेपर फेज में कैसा होता है, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आइए इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, मतलब कि सॉलिड स्टेट में चेन लाइक स्ट्रक्चर होगी और वेपर फेज में डाइमर बन आएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बेरिलियम क्लोराइड दैट इज BeCl2 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन ए पॉलीमेरिक फॉर्म एंड हैज अ चेन स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BeCl2 जो है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो बेरिलियम को दे देगा और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस बेरिलियम को दे देगा। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन आगे से आगे फॉर्म हो जाएगी, पॉलीमेरिक चेन बनेगी। तो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, अब बात करते हैं वेपर फेज की कि वेपर फेज में BeCl2 की कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। While in vapor phase, BeCl2 tends to form a chloro bridge dimer। जब हम वेपर फेज की बात करें तो BeCl2 एक क्लोरो ब्रिज डाइमर बना लेता है जिसमें क्लोरीन एटम इस बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एक ब्रिज बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस बेरिलियम से जुड़ा हुआ क्लोरीन दूसरे बेरिलियम एटम को, क्योंकि हम जानते हैं बेरिलियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा जिससे यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्लोरो ब्रिज डाइमर है। डाइमर क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, क्लोरो ब्रिज मतलब क्लोरीन के द्वारा इस ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया बाय द डेटिव बॉन्ड और द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो वेपर फेज में BeCl2 का क्लोरो ब्रिज डाइमर बनता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 का 2 कि सॉलिड स्टेट में तो पॉलीमेरिक चेन बनती है और वेपर फेज में क्लोरो ब्रिज डाइमर बनता है या डाइमराइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब हुआ कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं हाईली प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, तो देखिए इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। तो जैसा कि आपने मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ रखा है कि डिस्टिलेशन मेथड हम यूज करते हैं हाईली प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यही बात हमने एक्सप्लेनेशन में कही है कि डिस्टिलेशन मेथड इज जनरली यूज्ड for the purification of metals having low boiling point such as mercury, zinc, etc. ठीक है, तो जिन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अब लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं जैसे कि मरकरी हो गया, तो ऐसे मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं मेटल्स के प्योरिफिकेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर। हेक्सागोनल यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं उनमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 12 and 6, 8 and 4, 6 and 12 एंड 2 and 1। करेक्ट आंसर है 12 and 6।
तो देखो स्टूडेंट्स, जब आपको किसी भी यूनिट सेल के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट करने होते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो अगर हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं 6। ठीक है, और हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो डबल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने की नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। ओके, तो अब ये देखते हैं कि ये नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल 12 और 6 कैसे आया। तो पहले में पता चल गया यहां पे कि हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं। अब देखिए आगे ध्यान से, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज 2 into 6, दैट इज 12। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बराबर, जो कि है 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विच इज 12 and 6। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो कितने हैं, 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 6, किसमें, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉलिड स्टेट से पूछा हुआ एक इजी क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड 2,6 डाइमिथाइल DAC4-ene इज। आपके सामने 4 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रखी हैं जिसका करेक्ट आंसर है 2। तो अब एक बार इसका करेक्ट नाम देख लेते हैं और फिर इसकी नंबरिंग के बेसिस पे पता लगाते हैं कि करेक्ट आंसर क्या आया। तो देखिए ध्यान से, देखिए आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है इसका करेक्ट आंसर है 2। 2 किस लिए, क्योंकि 2 जो कंपाउंड कह रहा है उसके पास नंबर, अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो टोटल हमारे पास 10 कार्बन है, और क्योंकि डबल बॉन्ड 4 पे है तो 4-ene है, तो हमारे पास डबल बॉन्ड 4 पे होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल जो कि 2 और 6 पोजीशन पे है, तो आपको 2 पे भी एक मिथाइल दिखाई दे रहा है और 6 पे भी दिखाई दे रहा है। तो एज पर द आईयूपीएसी नेम 2,6 डाइमिथाइल DAC4-ene, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, द करेक्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर alkene is this, which is given in option number 2. So correct answer for this question is option number 2. तो यहां पे आपको IUPAC नेम दे रखा है और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको चारों का IUPAC नेम लिखना होगा, और जो आपके पास दिया गया कंपाउंड है उसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन वाली स्ट्रक्चर ऑप्शन 2 में अवेलेबल है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 2। ओके, अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 79 गैसियस स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा इसमें। क्या कह रहा है जरा देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्राफ दिए गए हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, आप जो कि बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, यहां पे ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे बनाए गए हैं। तो पहले मैं एक बार आपके सामने ऑप्शंस दिखाता हूं, ऑप्शन को समझाता हूं। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाया है, जिसमें प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप उन ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, 200, 400 और 600। लेकिन जो ऑप्शन 2 है इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ही ग्राफ बनाया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही दिखाया है, दोनों ग्राफ में भी 1 और 2 दोनों में ही। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो आप यहां पे देखेंगे कि टेम्परेचर यहां पे डिक्रीज हो, जैसे आप देखिए यहां ऊपर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर जाने पर, वाई एक्सिस में ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इधर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ओके, लेकिन वाई एक्सिस में अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहां पे जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है, 600, 400, 200 हो रहा है। एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को, फिर हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सभी टेम्परेचर पे एक जैसा ग्राफ आएगा। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि आपके सामने स्ट्रेट लाइन आएगी, अलग अलग टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू अलग अलग रहेगी, 200, 400 और 600 के आसपास। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों ग्राफ समझ में आ गए। अब हम इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अभी कैसे आया तो उसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सो P इज इक्वल टू K अपॉन V, और वी कैन से PV इज इक्वल टू K।
where K is a proportionality constant and it is equal to nRT। हम जानते हैं K क्या है, एक proportionality constant है जो कि किसके इक्वल होता है, nRT के। That is, the graph between P versus V should be a rectangular hyperbola। जो ग्राफ होना चाहिए P और V के बीच में वो कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो PV है वो टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो करेक्ट ग्राफ बॉयल्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए वो कौन सा है, फर्स्ट वाला है। देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है वो तो दोनों में है, जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है दोनों में सेम ग्राफ है। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ पीवी है वो टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पीवी यहां क्या है, किसके इक्वल है, के। और के क्या है, कांस्टेंट। और आपने बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रख रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है। तो पीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीवी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट आएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीवी की वैल्यू बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फर्स्ट, जो कि है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये एक मॉडरेट और एक अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था थोड़ा इसमें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। The following solution were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, that is P1, 10 gram of urea in 250 ml of water, P2, and 10 gram of sucrose in 250 ml of water, P3. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of the solution is, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि आपने 3 सॉल्यूशन बनाए। पहले में आपने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया जिसको 250 ml ऑफ वाटर में डाला और उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर आया P1। सेकेंड बार आपने क्या किया, सेकेंड सॉल्यूशन जब बनाया तो आपने 10 ग्राम ऑफ यूरिया लिया, उसको 250 ml ऑफ वाटर में डाला, वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर आया P2। थर्ड में आपने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज लिया, उसको 250 ml ऑफ वाटर में डाला, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आया P3। आपको बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो एक बार इसके ऑप्शंस और इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आइए देखिए ध्यान से। आपके ऑप्शंस हैं P3 P1 P2 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, P2 P1 P3 in the decreasing order, P1 P2 P3 in the decreasing order and P2 P3 P1 in the decreasing order। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है P2 P1 P3। P2 जिसमें यूरिया था, P1 जिसमें आपके पास ग्लूकोज था और P3 जिसमें सुक्रोज था। अब एक बार इसको समझते हैं कहां से कैसे आया ये, देखिए। तो देखिए अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है ICRT, वेयर I is the Wanto factor and C is the molar concentration of the solution. With the increase in molar concentration of solution, osmotic pressure increases। अब यहाँ पे हम I की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जो सॉल्यूट दे रखे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिनका एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ही नहीं होगा, तो उनके लिए वांटो फैक्टर I की वैल्यू 1 है। तो I तो कट हो गया, I तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका भी जिक्र नहीं करेंगे। R गैस कांस्टेंट है उसकी भी बात नहीं करेंगे। तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा। तो पाई को हम सीधा किससे रिलेट कर रहे हैं, C से। और उसके लिए हमने क्या कहा कि विद द इंक्रीज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। जैसे जैसे मोलर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब आगे देखिए। Since the weight of all solutes and its solution volume are equal, जितने भी solutes हैं उनका मास 10 ग्राम फिक्स दे रखा है और solution का वॉल्यूम 250 ml वो भी इक्वल है। So higher will be the molar mass of solute, smaller will be the molar concentration and smaller will be the osmotic pressure। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस solute का मोलर मास जितना ज्यादा होगा उस solution की मोलर कंसेंट्रेशन उतनी ही कम होगी, क्योंकि मोलर कंसेंट्रेशन solute के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना solute का मोलर मास ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो सॉल्यूट हाई मोलर मास वाला होगा, उस सॉल्यूशन की मोलर कंसेंट्रेशन उतनी ही कम होगी। और जितनी मोलर कंसेंट्रेशन कम होगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी कम आएगा। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेट कर सकते हैं, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपके पास जो सॉल्यूट दे रखे हैं उनके मोलर मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। सबसे ज्यादा मोलर मास होगा सुक्रोज 342, फिर ग्लूकोज 180 और फिर यूरिया 60। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा P2 क्योंकि, और फिर P1 और फिर P3। ओके, तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने
इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक का सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, उनका आंसर्स देखा, उनका एक्सप्लेनेशन देखा, उनका डिफिकल्टी लेवल देखा, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए उनका देखा। तो अगर आपने इस नीट 2021 के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने नीट 2021 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड कर रखा है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर रिप्लाई करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो फिर से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।